जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा था। आप लोगों ने उसे देखा, एंजॉय किया। आशा है आप लोग मस्त होंगे और खुश होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट ऑफ स्पीच प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप वहां से जाकर उन समस्त वीडियोज़ को देख लीजिए। और इसके बाद में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको कंप्लीट ग्रामर मिलने वाला है। हिंदी की क्लास भी आप लोगों की बहुत जल्द ही शुरू कर दी जाएगी और कक्षा 10 और 12 की किताब भी आपका शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज से ट्रांसलेशन, एक नया टॉपिक। बेटा इससे पहले अगर हम लोग देखें कि क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग इसमें पूरा पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है तो समस्त पार्ट को पढ़ा है। नाउन हो, उसका नंबर हो, जेंडर हो, केस हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, डिग्री, आर्टिकल, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने बेटा इसमें पढ़ा है पार्ट ऑफ स्पीच में। और सबका क्लास बहुत अच्छे से समझाया गया है। चलिए हम लोग आज बेटा इस ट्रांसलेशन में, जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल पर देखा होगा कि इसमें आपको कुछ बेसिक यूज़ है और बहुत आसान भाषा में एकदम से आपको शुरुआत से शुरू किया जाएगा, बेसिक से होगा और स्टैंडर्ड तक लेकर के जाएंगे। ट्रांसलेशन में कुछ भी आपका नहीं बचेगा। आप इस ट्रांसलेशन के माध्यम से अंग्रेजी बोलना भी सीख सकते हैं। बढ़िया झन्नाटेदार आप अंग्रेजी बोलेंगे और साथ ही साथ आप लोग कोई भी चीज़, आपको कोई भी ट्रांसलेशन की चीज़ें मिल जाएं आप उसे आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब। और आप लोग यहाँ से देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते तो खूब हैं ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, लेकिन ट्रांसलेशन है क्या? तो जब कोई आपसे पूछता है ट्रांसलेशन क्या है तो आप बता देते हो कि ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद होता है। अब अनुवाद क्या है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें और देखें तो क्या कहलाता है अनुवाद। देखिए अनुवाद की परिभाषा होती है बेटा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रिया, यानी कि एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलने की प्रक्रिया अनुवाद कहलाता है। जैसे कोई एक भाषा है, आप उसे किसी दूसरी भाषा में बदल रहे हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अनुवाद कहलाएगी। जैसे मान लीजिए हिंदी को अंग्रेजी में बदलना है, अंग्रेजी को हिंदी में बदलना है, या हिंदी को संस्कृत में बदलना है, या संस्कृत को उर्दू, अरबी, फारसी, किसी भी भाषा में, मतलब भाषा में आप लेकर के जाएं, विषय की बात नहीं हो रही है। आप एक भाषा को अगर दूसरे भाषा में बदल रहे हैं तो जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी बेटा? वही अनुवाद कहलाती है। अब इसके बाद में अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देखें तो देखिए, एक तो है हम लोगों की हिंदी भाषा। चूँकि हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ने चल रहे हैं इंग्लिश में, तो हम लोग हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे। तो हिंदी भाषा क्या है बेटा? हिंदी भाषा मूल भाषा है। जिस भाषा को हम लोग जानते हैं वो हमारी मूल भाषा कहलाएगी, और जिस भाषा में हम अनुवाद करने जा रहे हैं वो हमारी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। तो हिंदी हमारी यहाँ पर मूल भाषा होगी। मूल भाषा में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले कर्ता होगा, फिर कर्ता के बाद में अन्य शब्द होगा, यानी अन्य शब्द में जैसे कि प्रीपोजिशन है, यानी आपका संबंध बोधक अव्यय है या एडवर्ब है, ये सारी चीज़ें लगभग यहीं पर आ जाती हैं। इसके बाद में कर्म आपका होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और फिर क्रिया होगी। हिंदी में कर्ता सबसे पहले और क्रिया सबसे अंत में होता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, राहुल अपने भाई के साथ पुस्तक पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है बाबू? राहुल। राहुल क्या है? करता है। राहुल क्या है? करता है। जैसे जब हम क्रिया से कौन या किसने लगा करके प्रश्न करेंगे तो कर्ता कारक में होता है। ये आप लोगों को केस वाले वीडियो में, केस वाले क्लास में पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए, फिर हम लोगों को अन्य शब्द में अगर देखें तो ये जो अपने भाई के साथ आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये अन्य शब्द है। और अगर हम बात करें पुस्तक की तो राहुल क्या पढ़ता है? तो पुस्तक ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और हम बात करें पढ़ता है तो ये क्रिया है। लेकिन जब यही स्ट्रक्चर हम इंग्लिश में अपनी लक्ष्य भाषा में देखेंगे, संरचना में देखेंगे, तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब होगा यानी कर्ता होगा, फिर क्रिया होगी, फिर आपका कर्म होगा ऑब्जेक्ट,
और उसके बाद में अदर वर्ड यानी जो भी शब्द शेष बच रहे हैं वह सभी शब्द कहाँ पर जाएंगे, वह सभी शब्द लास्ट में जाएंगे बेटा। हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और सबसे अंत में अन्य शब्द होता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब होता है। जैसे सेम उसी एग्जाम्पल को देख लीजिए तो भैया राहुल रीड्स बुक विद हिज ब्रदर। राहुल क्या है, राहुल सब्जेक्ट है, रीड्स आपका वर्ब है, बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और विथ हिज ब्रदर की बात करें तो ये क्या है बेटा, ये आपका अदर वर्ड है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों हिंदी और इंग्लिश के वाक्यों का स्ट्रक्चर समझा है। अब इस स्ट्रक्चर के बाद में, इस संरचना के बाद में हम लोग चलते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं, तो हम लोग शुरू करेंगे बेटा यूज ऑफ बी वर्ब, यानी क्या है, बी वर्ब का प्रयोग। अब बी वर्ब कोई बी केवल वर्ब नहीं है, नहीं तो आप सोचो कि बी है, बी मतलब कि ये वाला बी हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचना कि बी का मतलब ये वाला बी हो जाएगा केवल, तो ये भी कोई वर्ब नहीं है, इसे एक ग्रुप है और इस ग्रुप में आता है इज, एम, आर, वाज, वियर। तो हम लोग इसका एक एक क्रम से सीखते हुए चल रहे हैं और देखते हुए चल रहे हैं। तो इज का प्रयोग देखिए, पहला नंबर हमने इज को लिया है। इज का प्रयोग साधारण वर्तमान काल और वर्तमान जारी काल, यानी जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका कोई ऐसा टेंस विशेष नहीं होता है, लेकिन जैसे उसमें जो मतलब इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, या फिर परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसके रूल ना लगें, उसके नियम वहाँ पर काम ना करें और फिर भी वो प्रेजेंट टेंस हो, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं। तो इसमें बेटा सिंगुलर नाउन यानी अगर एक वचन का संज्ञा है कोई भी, और ही, सी, इट या दिस है या दैट है, क्या क्या चीज़ें, ही, सी, इट, दिस, दैट, और अगर कोई एक नाम सब्जेक्ट के रूप में है ना, तो उसके साथ में इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि क्या है, तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से और ज़्यादा समझते हैं। जैसे हमने कहा राहुल एक छात्र है, तो भैया कौन एक छात्र है, तो राहुल। कौन छात्र है, तो राहुल है, राहुल ले लिए। उसके बाद में अब राहुल के बाद इसमें अगर हम वर्ब देखें तो कौन सा वर्ब है, इज है, तो इज को हमने ले लिया यानी है। अब क्या है, तो एक छात्र, ये हम लोगों ने इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन बना लिया। अब अगर हम लोग देखें वह एक लड़का है, तो कौन एक लड़का है, तो ही। अब उसके बाद में उसके साथ इज लगा, फिर ए बॉय लगा, ही इज ए बॉय। वह एक गायिका है, तो इसके लिए क्या हुआ बेटा, इसके लिए हुआ सी, मतलब वह, इज मतलब है, देखिए जब स्त्रीलिंग होगा तो उसके लिए सी लगाएंगे वह की अंग्रेजी, और पुल्लिंग होगा तो ही लगाएंगे, तो सी इज ए सिंगर। फिर ऐसे है अभी वर्षा हो रही है, तो भैया देखिए मौसम की बात है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो सबसे पहले हमने इट लगाया। जब मौसम की बात आएगी, आप लोगों को कल की क्लास में यूज ऑफ इट और देयर पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर आप और डिटेल समझ जाएंगी। तो इट, उसके बाद इज लगा, फिर रैनिंग हो गया, रैनिंग मतलब वर्षा हो रही, और नाउ मतलब अभी, यानी इट इज़ रैनिंग नाउ, अभी वर्षा हो रही है। अब कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं, जैसे कह दिया जाए लड़के परिश्रमी होते हैं या लड़कियां मेहनती होती हैं, इस सब तरीके का। तो लड़के परिश्रमी होते हैं, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंत में होते हैं मिल रहा है, तातीते की मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसका आपको अनुवाद जो बनाएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से नहीं बनेगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़के का बॉयज़, और आर मतलब होते हैं या हैं, और डिलीजेंट मतलब परिश्रमी। डिलीजेंट मतलब क्या होता है बेटा, परिश्रमी होता है, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं बॉयज़ आर डिलीजेंट। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर, और अगले स्लाइड पर इज का प्रयोग आशा है आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एम का प्रयोग। एम के प्रयोग में देखिए, एम के प्रयोग में क्या कह रहा है, एम का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ किया जाता है। किसके साथ बेटा, आई के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा मैं एक छात्र हूँ, क्या कहा, मैं एक छात्र हूँ, तो कौन छात्र है, मैं, यानी आई। अब आई के साथ बेटा एम लगाया गया, आई एम मतलब मैं हूँ, क्या हूँ, एक छात्र, तो ए स्टूडेंट, यानी आई एम ये स्टूडेंट। अब इसके बाद देखें तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो कौन लिख रहा है, मैं, यानी कि आई एम
देखिए हूँ का एम हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। उसके बाद में हमने क्या किया, राइटिंग लिखा, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम लोगों का क्या बना बेटा, आई एम राइटिंग ए लेटर। देखिए अगर आपका इधर वाला वाक्य यानी कि ये वाला वाक्य अगर नकारात्मक होता है, जैसे कह दिया जाता कि राहुल एक छात्र नहीं है, तो क्या करते, राहुल इज नॉट ए स्टूडेंट, मतलब इज के बाद में नॉट लगेगा, इज के बाद में नॉट लगेगा। और पूछ लिया जाता कि क्या वह एक लड़का है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको कह देता कि क्या वह एक लड़का है, क्या वह एक लड़का है, तो इज यहाँ पर पहले आ जाता बेटा, क्या आ जाता, पहले आ जाता, और उसके बाद तभी लिखते इज ही ए बॉय, क्या वह एक लड़का है। तो ये इस तरीके से बनता, मतलब अगर नहीं है तो इज के बाद में नॉट लगेगा, अगर मान लीजिए क्या पहले है तो इज पहले आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी अगर आप लोग देखें, जैसे कह दिया जाए कि मैं एक छात्र नहीं हूँ, मान लीजिए मैं इसमें कह देता कि मैं एक छात्र नहीं हूँ, मैं एक छात्र नहीं हूँ, तो इसके लिए क्या करते बेटा, तो इसके लिए हम कर देते आई एम, अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर यही चीज़ मान लीजिए क्या से शुरू हो जाता कि क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो एम पहले आ जाएगा, अगर क्या से होगा तो एम कहाँ जाएगा बेटा, पहले आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं आर के प्रयोग को और समझते हैं। तो आर के प्रयोग में क्या कह रहा है कि आर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कौन कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन कर्ता और वी यू दे, कौन कौन सा, वी यू दे, वी मतलब हम, यू माने तुम, दे मतलब वह, दीज मतलब ये, और दोज मतलब वह के साथ में किया जाता है, मतलब इतनी चीज़ों के साथ में होगा। किसके किसके साथ में, तो मतलब बहुवचन संज्ञा है यानी एक से अधिक संज्ञा है, और वी है या फिर यू है या फिर दे है या फिर दीज है या फिर दोज है, तो इनके साथ में आप किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे कहा गया हम खेल रहे हैं, तो ये क्या है, ये कंटीन्यूअस है, क्यों, क्योंकि कार्य जारी है। तो कौन खेल रहा है, हम, तो हमने क्या किया, सबसे पहले वी का प्रयोग किया। फिर अगर हम बात करें इसमें रहे हैं, तो वी के साथ देखिए आर लगा करके तब हमने प्लेइंग लिखा, खेल रहे हैं, और क्या खेल रहे हैं, तो खेल खेल रहे हैं यानी गेम, वी आर प्लेइंग गेम, इस तरीके से। फिर कहा गया हम खिलाड़ी हैं, तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए कौन खिलाड़ी है, तो वी, अब उसके बाद हैं की अंग्रेजी लिखेंगे आर, फिर प्लेयर लिख देंगे यानी प्लेयर लिख देंगे यानी कि वी आर प्लेयर। ऐसे ही वह लड़के हैं तो इसका हो जाएगा दे आर बॉयज़, और तुम मेरे मित्र हो तो यू आर माई फ्रेंड। इस तरीके से बेटा यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आर का प्रयोग इन सब के साथ में हो रहा है। अगर इन वाक्यों में नहीं लगा हुआ, जैसे हम खेल नहीं खेल रहे हैं, तो वी आर नॉट प्लेइंग गेम, आर के बाद में ही नॉट लगेगा इसमें भी। और अगर यही चीज़ मान लीजिए कि क्या हो जाता, क्या हम खेल खेल रहे हैं, तो आर वी प्लेइंग गेम, मतलब क्या अगर क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, तो उसके लिए आर को बाहर ले आएंगे इसमें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बेटा वाज के प्रयोग पर। वाज का प्रयोग क्या कह रहा है, वाज का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये आपके हमने बताया कि कोई विशेष टेंस नहीं होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट टेंस का या पास्ट टेंस का जो चारों प्रकार है यानी इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें अगर उन नियमों से आपका कोई वाक्य नहीं बन रहा है और फिर भी अगर वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट बोलेंगे। तो उसमें बेटा सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा, और ही सी इट के साथ में ही सी इट, आई यहाँ पर बेटा आई होना चाहिए, जो ई लिख गया है ये क्या होना चाहिए, ये आपका आई होगा, आई के साथ में किया जाता है वाज का प्रयोग। आई देखिए आई वहाँ पर
आपका पास्ट टेंस में वाज लेता है, नहीं तो वहाँ ये मत समझ लेना कि वियर का प्रयोग होता है। अब जैसे एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, कह दिया जाए वह एक राजा था, तो कौन एक राजा था बाबू, तो कौन था, वह, यानी ही। अब उसके बाद में हमने था की अंग्रेजी लिखी वाज, और फिर ए किंग, यानी वह एक राजा था तो ही वाज ए किंग। अगर यही कह दिया जाता कि वह एक राजा नहीं था तो ही वाज नॉट ए किंग हो जाता, और अगर यही कह दिया जाता कि क्या वह एक राजा था तो उसका हो जाता वाज ही ए किंग। ऐसे वह पिछले वर्ष एक रसोइया थी, रसोइया थी तो देखिए कौन थी, तो वह यानी सी, उसके बाद में वाज, फिर ए कुक, मतलब वह एक रसोइया थी। पिछले वर्ष का क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर, तो वह पिछले वर्ष एक रसोइया थी। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा यह मेरा नहीं था, देखिए इसमें नहीं लगा है तो वाज के बाद नॉट लग जाएगा, इट वाज नॉट माइन, मतलब ये मेरा नहीं था। और ये देखिए मैं आगरा जा रहा था, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो आई वाज गोइंग टू आगरा, क्या किया, आई लिखा, फिर उसके बाद में वाज लिखा, फिर हमने गोइंग किया, और उसके बाद में टू आगरा कर दिया। तो ये आप लोगों को आशा है अब तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा, अब हम लोग चलते हैं वियर के प्रयोग की ओर। और वियर का प्रयोग क्या कहता है, वियर का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा, यानी कि एक से अधिक संज्ञा और फिर वी यू दे के साथ में किया जाता है। वियर का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो बहुवचन संज्ञा के साथ में और वी यू दे के साथ में, सिंपल पास्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, हमने कहा राकेश और सुरेश सबसे अच्छे मित्र थे, तो संज्ञा दो आ गई ना, कितनी आ गई, दो, राकेश और सुरेश, तो क्या लिखा गया, राकेश एंड सुरेश, दो लोग हैं, इसलिए क्या किया गया बेटा, इसलिए लिखा गया राकेश एंड सुरेश। उसके बाद में थे की अंग्रेजी यहाँ पर वियर लिख दिया गया, फिर द बेस्ट फ्रेंड मतलब सबसे अच्छे मित्र, मतलब राकेश एंड सुरेश वियर द बेस्ट फ्रेंड। फिर कहा गया वह खेल रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया, तो क्या होगा, दे वियर प्लेइंग, सबसे पहले दे लिखेंगे, फिर हम लोग वियर लिखे यानी थे की अंग्रेजी, उसके बाद में प्लेइंग की अंग्रेजी हम लोगों ने लिख लिया, खेल रहे थे। अब देखते हैं हम आ रहे थे, ये भी कॉन्टिन्यूअस में है, तो क्या हो जाएगा, वी आर कमिंग। इस प्रकार से हम लोगों ने बी वर्ब के प्रयोग को समझा। बी वर्ब में आपका इज, एम, आर, वाज, वियर ये सभी आते हैं, और बी वर्ब लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब मतलब कि संयोजक क्रिया या पूरक क्रिया और सहायक क्रिया दोनों रूपों में प्रयोग होता है। अब इसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं, दूसरा हमने यहाँ पर क्या लिया है, दूसरा हमने लिया है हैव वर्ब। तो हैव वर्ब बेटा क्या कह रहा है, हैव वर्ब है, यूज ऑफ हैव वर्ब मतलब इसमें हैव वर्ब का प्रयोग। हैव जैसे हमने बी में बताया इज, एम, आर, वाज, वियर आता है, ऐसे हैव में हैज, हैव, हैड होता है, तो इसका प्रयोग कोई भी संज्ञा के पास होने या रखने पर होता है। जैसे संज्ञा में मतलब मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास रुपया है, तो भैया रुपया क्या है, संज्ञा ही तो है, उसके पास एक गाय है तो ये भी संज्ञा ही है। तो इस प्रकार से जब कोई चीज़ पास रखने या होने की बात आएगी तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, हैव वर्ब का। अब देखिए इसमें हैज़, हैव, हैड तीन चीज़ें आती हैं, तो हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नाउन या फिर ही, सी, इट के साथ प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंगुलर नाउन या फिर ही, सी, इट के साथ प्रेजेंट टेंस में होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बेटा होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी चीज़ रखने या होने के लिए नहीं, वहाँ पर ये किस रूप में होता है, वहाँ पर ये सीधे आपका सहायक क्रिया के रूप में होता है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या कहते हैं, एग्जाम्पल कह रहा मोहन के पास एक काली गाय है। अब देखिए मोहन के पास है ना, तो किसके पास है, तो मोहन। अब यहाँ पर मोहन लगा, इसके बाद में हैज़ लगेगा क्योंकि मोहन अकेली संज्ञा है, और उसके बाद में क्या थी बेटा, क्या है, तो ए ब्लैक काऊ मतलब एक काली गाय, मोहन हैज़ ए ब्लैक काऊ।
अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि जब इसमें अगर नहीं लगा होगा तो नॉट नहीं बल्कि नो का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि मोहन के पास एक काली गाय नहीं है, तो क्या लिखेंगे? मोहन हैज़ नो ब्लैक काऊ। यहाँ पर नॉट नहीं होगा, मोहन हैज़ नो ब्लैक काऊ। तब यहाँ पर क्या लगेगा बेटा? नहीं के लिए हैव वर्ब में नहीं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नो का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद और देखिए, वह एक पर्स रखती है, मतलब उसके पास एक पर्स है, तो क्या हो जाएगा? सी हैज़ ये पर्स। और उसके पास एक किताब है, तो भैया किसके पास है? उसके पास मतलब ही, और है के लिए, पास है के लिए हैज़ हो गया, और क्या है? एक किताब यानी एक बुक, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ ए बुक। ऐसे कह दिया जाए वह मंदिर जा चुकी है, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, तो क्या होगा? सी। अब उसके बाद यहाँ पर सहायक क्रिया लगेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया होता है हैज़, उसके बाद में गॉन मेन वर्ब लगा, फिर कहाँ? तो टू टेम्पल मतलब मंदिर, यानी सी हैज़ गॉन टू टेम्पल, वह मंदिर जा चुकी है। अब इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे, इसके बाद में हम लोग देखते हैं हैव वर्ब का। तो हैव का प्रयोग पास रखने या होने के लिए प्रेजेंट टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल नाउन और आई वी यू दे के साथ में किया जाता है। किसके किसके साथ? तो प्लूरल नाउन हो या फिर आई वी यू दे हो, तो उसके साथ किया जाता है। जैसे देखिए मैंने कहा मेरे पास एक कलम है, तो मैं अपने पास एक कलम रखता हूँ, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? मेरे पास एक कलम है यानी किसके पास? तो मेरे पास यानी आई। अब देखिए है, आई के साथ में हैव लगेगा और ए पेन हो जाएगा, तो आई हैव ये पेन। फिर कहा गया हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास किताबें हैं, तो यहाँ पर हमारे के लिए वी का प्रयोग होगा और क्या हो जाएगा? वी हैव बुक्स। वी हैव बुक्स मतलब हमारे पास किताबें हैं। फिर है तुम्हारे पास धन है, तो तुम्हारे पास धन है, इसका क्या हो जाएगा बेटा? यू हैव मनी। तुम्हारे पास धन है मतलब यू हैव मनी, ठीक है। अब इसके बाद में कह दिया जाए कि उन्होंने अपना गृह कार्य पूर्ण किया है, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? उन्होंने यानी किसने पूरा किया है? तो उन्होंने यानी दे। फिर उसके बाद में हैव, फिर नॉट मतलब सॉरी पूरा किया है तो पूर्ण किया है यानी कि कंप्लीटेड। उसके बाद में क्या? तो अपना कार्य देयर वर्क, तो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हैं तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है, आप ऐसे सिंपल प्रेजेंट में हैं, तो वहाँ पर आप हैव वर्ब के साथ में यानी हैज़ हैव हैड के साथ में आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? नो का प्रयोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें जैसे लास्ट वाक्य में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, अगर इसमें कह दिया जाए कि उन्होंने अपना कार्य नहीं पूर्ण किया है, गृह कार्य नहीं पूर्ण किया है, तो दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क होगा। और अगर कह दिया जाए कि मेरे पास कलम नहीं है, तो आई हैव नो पेन। यहाँ बेटा एक चीज़ ध्यान देना, हमने यहाँ पर गृह कार्य हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में है केवल और केवल वर्क लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग होमवर्क कर लेना और इतना सही कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, छूट गया है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हैड वर्ब का प्रयोग। तो हैड वर्ब क्या कह रहा है बेटा? हैड का प्रयोग पास रखने या होने के लिए पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मतलब पास्ट टेंस में अगर हैं तो सब्जेक्ट आपका चाहे जो भी है, चाहे वो आपका एक वचन हो या बहुवचन हो, सब के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो सबके साथ में हैड का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल जैसे कह रहा है मेरे पास एक कुत्ता था। अब देखिए आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हैड का प्रयोग हुआ। आई हैड ए डॉग, सबसे पहले हमने क्या लिखा? मैंने लिखा या मेरे का, फिर पास था के लिए हैड लिखा, फिर क्या किया? डॉग कर दिया, तो आई हैड ए डॉग। इसके बाद में है उनके पास कापियाँ थीं, उनके पास कापियाँ थी, तो किसके पास थी? उनके पास, मतलब दे हैड कॉपीज। इसका क्या हो जाएगा बेटा? दे हैड कॉपीज, मतलब उनके पास कापियाँ थीं। अब फिर अगर हम बात करें उसके पास एक चिमटा था, तो यहाँ पर सी
हैड, चिमटा जानते होंगे ना, जिससे माताएं बहनें घर में रोटियां उतारती हैं, चिमटा उसी को कहते हैं। तो दे हैड ए टंग्स, मतलब उनके पास एक चिमटा था। अब देखिए इस वाक्य में अगर नहीं लगा हो तो कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में तो नहीं लिखा गया है, इसलिए इस वाक्य में नहीं के लिए नो का प्रयोग होगा। जैसे मेरे पास कुत्ता नहीं था तो आई हैड नो डॉग, और उनके पास कापियाँ नहीं थी तो दे हैड नो कॉपीज़, और उसके पास चिमटा नहीं था तो शी हैड नो टंग्स। और अगर यही चीज़ आपका क्या से शुरू हो, जैसे कह दिया जाता क्या उनके पास कापियाँ थीं, तो हैड दे कॉपीज़, इस प्रकार से तो हैड को बेटा बाहर कर लेंगे। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसी में दिस दैट दीज दोज का प्रयोग भी। तो दिस का प्रयोग पास की एक संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है। कोई चीज़ अगर आपके पास में है और करीब में है और एक ही है तो उसकी ओर संकेत करने के लिए आप लोग बेटा किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा गया यह एक किताब है, मतलब किताब आपके बगल में रखी है, आप किसी को बता रहे हैं, इशारा करके बता रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए बुक। क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज ए बुक। तो इसका क्या हो गया, यह एक किताब है। सबसे पहले दिस लिखा, फिर उसके बाद इज, फिर ए बुक। ऐसे दैट का प्रयोग दूर की एक संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है। जो दैट है, अगर कोई चीज़ दूर है और एक ही है तो उसकी ओर संकेत करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे कह दिया गया वह एक पेड़ है, तो कौन है बेटा, कौन है, तो वह है, यानी दैट लिखा। अब उसके बाद में चूंकि हम उसकी ओर, पेड़ की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखा गया, दैट का प्रयोग किया गया। फिर क्या है, मतलब है तो इज लिख लिया गया। उसके बाद में क्या है, तो एक पेड़ यानी ए ट्री लिख लिया गया, दैट इज ए ट्री। इस प्रकार से हम लोगों ने दिस और दैट का प्रयोग भी देख लिया है। और इसके साथ में दिस और दैट के साथ में एक वचन की क्रिया लगेगी, अर्थात इज लगेगा या फिर वाज लगेगा। अब बात करते हैं बेटा दीज का। तो दीज का प्रयोग पास की एक से अधिक संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है। अगर कोई चीज़ मान लीजिए पास में है, बहुत करीब में है और एक ही है, कितनी है, केवल एक है, यानी एक से ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे जब एक से ज़्यादा होगा तब। और अगर एक है तो दिस का प्रयोग करेंगे। अब क्या कहा गया, ये सब खिलौने हैं, तो देखिए ये सब मतलब एक से अधिक खिलौने हैं और उनकी ओर इशारा किया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले दीज, ये सब का हो गया। अब हैं के लिए लिखेंगे आर, और खिलौनों के लिए टॉयज। क्या हो जाएगा, दीज आर टॉयज। नहीं का प्रयोग इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इन सब के बाद में ही नॉट या नो का प्रयोग करके करेंगे। अब चलिए देखते हैं दोज का। तो दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है। कोई चीज़ अगर मान लीजिए दूर है बेटा ना, दूर है और एक से अधिक है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, दोज का। जैसे कह दिया गया वह सब खिलाड़ी हैं, वह सब खिलाड़ी हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वह सब के लिए दोज कर दिया और आर कर दिया। हैं के लिए मतलब दोज आर, यानी वह हैं, वह सब हैं, क्या हैं, खिलाड़ी, तो प्लेयर्स। देखिए खिलाड़ियों की ओर संकेत किया गया है, खिलाड़ियों की ओर क्या हुआ है, संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर मतलब दोज का प्रयोग किया गया है। अब थोड़ा सा आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा कि सर जी दोज मतलब भी वो होता है, यहाँ पर हम लोग दे आर प्लेयर्स भी तो कर सकते थे। तो चलिए इस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं बेटा, और यहाँ से दूर कर लेते हैं। देखते हैं दैट, ही, सी, मतलब तीन शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ वह होता है। दैट मतलब भी वह, ही माने भी वह, सी माने भी वह, तो दैट, इनका तीनों का अर्थ वह होता है। दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। जैसे मान लीजिए दैट है तो चाहे कोई वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, दोनों के लिए कर सकते हैं। बस बात यह है कि दूर हो और आप उसकी ओर इशारा कर रहे हो। जैसे मान लीजिए एक कोई किसान है जो दूर है थोड़ा सा आपसे, तो आप बता सकते हैं कि दैट इज़ ए फार्मर, मतलब वह एक किसान है, तो ये व्यक्ति है। और यही चीज़ आप कह सकते हैं कि दैट इज़ ए ट्री, वह एक पेड़ है। तो बेटा जब कोई चीज़ दूर है और उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो चाहे व्यक्ति हो, वो चाहे व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, दोनों के लिए कर सकते हैं।
जबकि ही और सी का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होता है। अब ही का प्रयोग, ही जो है, ही का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होगा और ये इसका अर्थ होता है वह, और ये भी पुरुष के लिए होगा। जैसे वह एक लड़का है तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ही इज़ ए बॉय। क्या लिख सकते हैं बेटा? ही इज़ ए बॉय। और ध्यान देंगे, अगर मतलब हम लोग यहाँ पर दैट इज़ ए बॉय लिख दिए ना तब भी सही होगा। तो फिर ही कहाँ पर लगेगा? ही तब लगेगा जब उसके लिए पहले से कोई नाउन ले लिया गया हो। जैसे कह दिया जाए कि राम इज़ ए बॉय, मतलब राम एक लड़का है। अब इसके बाद जब हमें फिर राम लिखना होगा तो हम वहाँ पर राम ना लिख करके ही लिख सकते हैं। जैसे इसके बाद फिर हम लोग कह सकते हैं कि ही इज़ गुड, मतलब राम एक लड़का है, ही इज़ गुड, वह अच्छा है, इस तरीके से। और सी का प्रयोग किसके लिए करेंगे बेटा? सी का प्रयोग हम लोग स्त्री के लिए करेंगे। सी का प्रयोग किसके लिए? तो सी का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा दैट, ही और सी के बीच में अंतर। ठीक इसी प्रकार से दोज और दे का भी होता है। किसका? दोज और दे का भी, मतलब दोनों का अर्थ वह होता है। दोज मतलब भी वे होता है और दे मतलब भी वह होता है। तो दोज का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए, एक से अधिक होने पर, दूर होने पर संकेत करने के लिए किया जाएगा। और दे का प्रयोग केवल और केवल व्यक्ति के लिए होगा, अब वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों के लिए वहाँ पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा आज हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग देखा है, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वेयर, दैट और दिस, दैट, दीज, दोज, हैज़, हैव, हैड और ही, सी का प्रयोग हम लोगों ने आज समझा है। आशा है आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग पूरा क्लास देखा करें बेटा, जिससे आपको आधी अधूरी जानकारी ना मिले, कंप्लीट जानकारी मिले। और बहुत जल्द ही जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस ग्रुप पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा, और टेलीग्राम का चैनल भी जल्द ही बना लेंगे, उस पर भी आप लोगों को इन सब की PDF प्रोवाइड करते रहेंगे। आप वहां से अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट में आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट में बताइए कि क्लास कैसी लगी, और आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में यूज़ ऑफ इट और देयर के साथ। तब तक के लिए जय